गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोग अभी अभी 10th का एग्ज़ाम देकर 11th में आए हैं। साइंस स्ट्रीम आपका सब्जेक्ट है। तो मैं डॉक्टर अली, मैंने ये मेरा 30th ईयर एक्सपीरियंस है। छोटा सा इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने कल भी भेजा था आप लोग को। बेटा, मैंने शुरू से ही ऑर्गेनाइजेशंस में काम किए हैं। करीब 2015-16 से मैंने बड़े दिल्ली, पटना अटना छोड़ दिया हूँ। अब आपके भोपाल में हूँ 2015-16 से। क्लियर? आपको मैं बताते चलूँ, केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री अगर समझ में आ जाए तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। और केमिस्ट्री में बच्चे बोर्ड में 100%, बहुत से बच्चे गेन कर जाते हैं, 100 नहीं भी तो 99, 98 की तो भीड़ लगी रहती है। आप भी देखे होंगे अपने सीनियर्स में या अपने घरों में, 98, 99 मार्क्स की तो भीड़ लगी रहती है। समझ में आ रही बात? तो इस बहुत इजी सब्जेक्ट है बेटा, और सबसे अच्छी बात है ये इंटरेस्टिंग है। और तीसरी चीज़ क्या है, ये प्रैक्टिकल एविडेंस बेस्ड है। यानी केमिस्ट्री की कोई भी बात आपके सामने तब लाएगी, पहले उस पर वो प्रैक्टिकल करेंगे, फिर उसके जो उनके पास आउटपुट रिजल्ट्स आएंगे वो लेके आकर वो आपको बताएंगे। पहले सोच लिया फिर बता दिया, ऐसे नहीं। और केमिस्ट्री में कई जगह एक्सेप्शंस है, यानी हमें मालूम तो ये चीज़ ऐसी है, मगर ऐसी क्यों है वो अभी तक नहीं पता कर पाए। क्यों? अभी हो सकता है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लेबोरेटरीज में जो अवेलेबल है वो इतने एडवांस नहीं है कि वो जो एक्सेप्शंस वाली चीज़ें उनको क्लियरली वो एनालाइज कर सके या उनका डाटा सही ढंग से हम लोग को प्रोवाइड कर सके। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आज केमिस्ट्री का मैं इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ। आज केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स चीज़ें जो पहले आपने पढ़ी थी, उन्हीं चीज़ों को मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ताकि अपना पहले का अगर ठीक ठाक से रिफ़्रेश रहा तो अपने आगे के टॉपिक जब पढ़ने लगेंगे तो उसमें इंटरेस्ट आएगा। अचानक मैं 11th के कोई टॉपिक पर बात करने लगूँ, इससे ज़्यादा अच्छा है कि हमने 8, 9, 10th में जो केमिस्ट्री सीखी थी आज हम उसको रिकलेक्ट कर लें। समझ में आ रहा है? उसको रिकलेक्ट करने से क्या है कि रिलैक्स होते हैं, अरे ये वही चीज़ें हैं जो हम पहले से टच में थे, तो कोई नया सब्जेक्ट या नया हवा नहीं है। क्यों? अप टू 10th तक केमिस्ट्री बहुत थोड़ी सी थी, और बायोलॉजी यानी साइंस की एक बुक के अंदर केमिस्ट्री आती थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साथ आ जाती थी, या पूरे बायोलॉजी साइंस में केमिस्ट्री मिलती थी। मगर यहाँ से केमिस्ट्री एक अलग से पेपर बनेगा, केमिस्ट्री का एक अलग सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री एक अलग से आपको पढ़ना देखना करना पड़ेगा। ठीक है, चल बेटा अपन आते हैं। केमिस्ट्री की जब बात शुरू होती है तो डाल्टन सबसे पहले दिमाग में आते हैं। सर ये डाल्टन कौन है? भाई ये भी एक टीचर ही है, जैसे मैं टीचर हूँ वैसे डाल्टन भी एक टीचर ही थे। 1808 की बात बता रहा हूँ, 1800 की बात बता रहा हूँ। 1808 से 1830 तक ये वर्कआउट करे। फिर 1850 में फेरेडे ने कुछ चीज़ सिखाई थी, फिर उसके बाद इन लोगों ने डिस्कवरी शुरू कर दी थी। तो इन्होंने बताया था कि ये बोर्ड इतना बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, ये बोर्ड इतना बड़ा है, इतने से बड़े से बोर्ड में से अगर कोई एक छोटा सा पार्ट में निकाल लूं जो डिवाइड नहीं हो सकता, विच इज इनडिविजिबल, उसको इन्होंने एक नाम दिया था एटम। एटम का मतलब ही है, लैटिन वर्ड एटम का मतलब ही है डज नॉट डिवाइड, यानी कि इनडिविजिबल पार्टिकल डज नॉट डिवाइड। आइटम बेटा यानी कि इसकी लास्ट पहचान, किसी भी चीज की लास्ट पार्ट, वो जो फिर से डिवाइड नहीं होगा, उसको हमने नाम दिया एटम। बात समझ में आ गई? व्हाट इज एटम? इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड अगेन अकॉर्डिंग टू डाल्टन। यानी 1800 की बात है। आज तो हम 2000 में जी रहे हैं, 2020 है। आज तो एटम के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स तोड़ देते हैं। एटम बम, हाइड्रोजन बम, एटम को जोड़ना, एटम बम एटम को ही तोड़ना है। इसलिए आज की नहीं, मैं उनके टाइम की बात कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आज के दौर में भी आएंगे। उन्होंने कहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी एक रजिस्टर होगा, वो रजिस्टर के फर्स्ट पेज से पेज का एक छोटा सा ऐसा पार्टिकल, ऐसा पीस निकालो जिसको तुम और ना फाड़ पाओ। निकाल लिए, तुम और कोशिश कर रहे तो वो नहीं फट रहा, तो इसको हम समझने के लिए कहते हैं कि ये एटम है, और वो पूरा पेज या पूरी बुक उसको मैटर, यानी एटम मैटर की स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी है। यहां तक बात समझ में आए? अब पूरे बड़े पेज को या बुक को आप जलाओगे तो राख बनेगी,
उसी तरह वो छोटे से पार्टिकल को भी जलाओगे तो राख बनेगी। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, एक रिएक्शन के बाद देख रहे हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी? केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टी में उसकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है। आप खुद देखो, पहले वो छोटा पेज था, एक बड़ा पेज था, रेजिस्टर था, जब आप जलाए तो वो राख बन गया। यानी केमिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देता है, एक नई प्रॉपर्टीज गेन कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल मैंगो का जमाना है, अनराइप मैंगो जिसको आप कैरी कहते हो, अनराइप मैंगो जिसको आप कैरी कहते हो, वो खट्टी है। अब मैंगो बन गया तो वो मीठा हो गया, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर दी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? मगर केमिकल कंपोजिशन वही है, सिर्फ टेस्ट चेंज हुआ। तो टेस्ट चेंज हुआ जो आप अपने 5 सेंस ऑर्गन से पता करते हो, स्मेल है, टेस्ट है, कलर है, डेंसिटी है, जो 5 सेंस ऑर्गन से आप पता करते हो, उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी कि मैटर के पास 2 प्रॉपर्टी है, उसकी पहचान, एक है केमिकल, एक है फिजिकल। केमिकल प्रॉपर्टी में वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके किसी और नई आइडेंटिटी गेन कर जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा, यानी कि अपना कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करेगा। तो बेटा जब मैंने पेज को जलाया तो वो भी राख बना, छोटे से पीस को जलाया वो भी राख बना। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पूरे पेज को रेड कलर में डुबोया तो रेड हो गया, वो छोटे से पीस को भी रेड में डुबोया तो रेड हो गया। ये फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी एटम और मैटर जिससे वो आया है उसमें एक ही चीज़ है कि एटम डिवाइड नहीं होगा, डाल्टन ने बोला था, बाकी मैटर डिवाइड होगा, बट दे गिव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उम्मीद है ये चीज़ अपन ने पहले भी पढ़ी थी। एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड अगेन, but it gives all the physical and chemical properties which are similar to their parental source. Clear? चला बेटा देख, अब हमने एक एटम को देख रहे भाई, एटम आपने बोला ठीक है, हम बेसिक्स देख रहे हैं, हमें कहाँ से कौन सी चीज आई अभी उसकी बात नहीं कर रहे। हमने मान लिया आपने बोला एटम है, ठीक है, तो उन्होंने हमसे कहा कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी है। कौन से पार्टिकल्स है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कुछ राइटर्स तो इसको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी इनके बिना एटम ही नहीं है। कौन कौन है? तो हमने कहा भाई इलेक्ट्रॉन है, फिर कहा कि प्रोटॉन है, फिर कहा कि न्यूट्रॉन है। यानी दे आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अरे सर डाल्टन ने तो इतनी मस्त बात बताई कि एटम है बताया था, इंडिविजुअल पार्टिकल बताया था, फिर बाद में दूसरे लोगों ने इन सब चीज़ों को ढूंढा। तो भाई अगर ये है तो कहाँ है? सबसे पहला सवाल, भैया तुम कहाँ हो? तो बताया गया, याद होगा आपको एटम का मॉडल। मैं प्रीवियस क्लासेस की बात कर रहा हूँ, अपन पढ़े कि एटम के सेंटर में एक रीजन होता है जिसका नाम है न्यूक्लियस, और इसके अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। कहां पर प्रेजेंट रहेंगे बेटा ये? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। कौन? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर? जब ये न्यूक्लियस में रहते हैं तो दे टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। CLUNS, nucleons. Clear? They are together called as nucleons. भाई अगर ये न्यूक्लियस में रह रहे हैं तो क्या होगा? ये न्यूक्लियस से ही मास होता है, तो इसको नाम दिया गया एटॉमिक मास या मास नंबर। मास नंबर इस कुछ नहीं होगा बेटा, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विथ ए। क्यों ए? एटम का वो पहला कैरेक्टर है जो समझ में आया। जैसे अंग्रेजी आप पढ़ने जाते हो, अंग्रेजी आप सीखने जाते हो, तो टीचर भी आपको सबसे पहले ए सिखाते, ए यानी कि स्टार्ट। उसी तरह मास नंबर एटम का पहला कैरेक्टर जो इन लोग के समझ में आया। और आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव से पहले डोबेनियर, न्यूलैंड, लॉ ऑफ ऑक्टेट वाले
क्लियर, डोबेनियर रेट सिस्टम वाले, क्लियर, और उसके बाद मेंडलीफ, ये तीनों के जो क्लासिफिकेशन के स्टेप्स थे वो फेल हुए थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मास नंबर को फोकस किया था। इसका मतलब मास नंबर पहला कैरेक्टर तो है, मगर ये रियल ट्रू कैरेक्टर नहीं है जिससे मैं एटम के बारे में सब कुछ जान लूं। इज इट क्लियर? ये ट्रू कैरेक्टर नहीं है जिससे मैं एटम के बारे में सब कुछ जान लूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पेन है, कवर्ड है, अंदर के बारे में मुझे अभी नहीं मालूम, तो मेरे को मालूम है ये पेन है, ये लिखता है, ये इसका एक जनरल कैरेक्टर है। और जब मैंने ये खरीद के घर लेकर गया, देखा अंदर रिफिल ही नहीं है, या रिफिल खराब हो गई, तो रिफिल है या नहीं है, ये लिखता है या नहीं है, वो ट्रू कैरेक्टर है। ये लिखने वाली चीज है, ये नॉर्मल कैरेक्टर। उसी तरह मास नंबर एक एटम का नॉर्मल कैरेक्टर। क्लियर? अब देख बेटा, मैं ये भी अपन देखे हैं, ये मैंने एक हाइड्रोजन आइटम लिया और ये हाइड्रोजन आइटम लिया, आइटम प्लस आइटम इक्वल्स टू मॉलिक्यूल, यानी कि H2 हो गया। तो ये भी एक आइटम था, ये भी एक आइटम था, ये दोनों जुड़े तो आपस में क्या बना डाले, ये मॉलिक्यूल। तो एटम प्लस एटम इक्वल्स टू मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बेटा मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता, मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकता। जैसे H2 हाफ O2 के साथ जुड़ गया, यानी कि H2 को मैंने हाफ O2 के साथ जुड़ गया तो ये पानी बन गया, तो ये भी मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल में सेम आइटम्स हैं तो मैं इसको एलिमेंट बोलूंगा, और ये मॉलिक्यूल में डिफरेंट आइटम्स है तो मैं इसको कंपाउंड बोलूंगा। इज इट क्लियर? जब एटम आपस में जुड़ता है, अगर एटम सेम होते हैं तो मैं उसको एलिमेंट बोलूंगा, और आप डिफरेंट होते हैं तो मैं उसको कंपाउंड्स बोलूंगा। यहाँ तक है भाई? अगर जुड़े तो तुम अपने साथ क्या लाए, तुम अपने साथ क्या लाए, और जब ये दोनों जुड़ गए तो इनका पूरा सामान दोनों का बराबर हो जाएगा। तो इनके पास पहला कैरेक्टर तो मास ही था, तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन से। बोले भैया तुम्हारे पास कितना मास है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास या मास नंबर 1 होता है। तो H2 का कितना हुआ, तो H2 में हम सॉल्व करने के लिए बोलेंगे 1 × 2 = 2। तो क्या ये आइटम है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल। तो ये कौन सा मास हुआ? मॉलिक्यूल मास। तो आप इसको बोलेंगे मोलार मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। मोलार मास कह लो, जो 2 है, और इसकी यूनिट U है। मैं आगे बताऊंगा इसकी यूनिट U कैसे आती है, ग्राम पर मोल कैसे निकाली जाती है, वो आगे के जो यूनिट्स मेरे 11th के टॉपिक से स्टार्ट करूंगा उसमें आएंगे। अभी तो आप ये याद रखेंगे, एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास जब भी लिखोगे U लिखोगे उसके साथ। क्लियर बेटा यहाँ तक? कोई डाउट? चलो जल्दी से कॉपी कर लो। ये पूरा बोर्ड पे जितना लिखा है बेसिक्स हैं, आज बेसिक्स की क्लास है, ठीक है? पूरा आप कॉपी करो, मैं फिर आपको आज होमवर्क भी दूंगा। और चल अब हमारे केमिस्ट्री का जो आपने रजिस्टर बनाया, उस रजिस्टर के लास्ट पेज पर आपको ऐसे लाइन खींचने हैं। यहाँ हम पहले सिंबल रखेंगे, फिर यहाँ हम एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, फिर यहाँ हम वैलेंसी फैक्टर एक टर्म अभी छोड़ देंगे उसको, फिर यहाँ हम इक्विवेलेंट मास ये भी अभी छोड़ देंगे। जब 11th का पार्ट स्टार्ट होगा तो ये दोनों सिखाऊंगा जो अपन ने 1-2 लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अभी बेसिक्स कर रहे हैं तो मैं आपको ऐसे बनाना है। अभी मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो यहाँ पे मैं सिंबल लिख रहा हूँ और यहाँ एटॉमिक मास लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन का 1 हो गया, हीलियम का He का 4 हो गया, लिथियम Li का कितना हो गया 7 हो गया, कार्बन का कितना हो गया 12 हो गया, नाइट्रोजन का कितना हो गया 14 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 हो गया, फ्लोरीन का कितना हो गया 19 हो गया, सोडियम का कितना हो गया 23। बहुत सारे हैं मगर हम वही लिखेंगे जो ज़्यादातर हमें मिलेंगे। मैग्नीशियम का कितना है तो 24 है, अल्युमिनियम का कितना है तो 27 है, ठीक है ना। यहाँ फास्फोरस का कितना है तो 31 है, सल्फर का कितना है 32 है। आपको बताते चलूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 भी है, कुछ हाइड्रोजन का 2 भी होता है,
कुछ हाइड्रोजन का 3 भी होता है, तो ये जो 2 होता है उसको ड्यूटेरियम कहा गया, 3 को ट्रिशियम कहा गया। तो बेटा हम पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है जनरली वो ले रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मास नंबर वही होगा। बेटा मास नंबर सेम एलिमेंट का अलग अलग भी हो सकता है। इनको आइसोटोप्स कहते हैं, जो आपको मालूम है। आइसोटोप्स यानी कि एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर? अब मुझे यहाँ पे उन्होंने क्लोरीन दिया, तो ये मास नंबर नहीं हुआ भाई, ये एटॉमिक वेट हुआ। याद रखो, क्यों? मास नंबर फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ये एटॉमिक वेट है। जो चीज़ फ्रैक्शन में आई वो एटॉमिक वेट है और वो आइसोटोप से निकाला गया है। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पर मुझे पोटेशियम दिया गया 39 ले लिया, मुझे कैल्शियम दिया गया मैंने 40 ले लिया, मुझे आयरन दिया गया मैंने 56 ले लिया। क्लियर? मुझे कॉपर दिया गया 63.5 लिया गया। समझ में आ रही है अच्छे से बात? नियॉन दिया गया 20 लिया गया, एर्गॉन दिया गया, क्लियर, 36 लिया गया। जनरली एर्गॉन अपने को ज़्यादातर कंपाउंड्स नहीं बनाता है, तो इसको अपन नहीं। क्लियर हो गया? और बहुत से हैं अपने जनरली जो यूज़ में हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, पर पूरों की नहीं कर रहे। हो गया? चला, अब अपना एक्सरसाइज। क्या है एक्सरसाइज? कैलकुलेट द molar mass of the following compounds। ठीक है, चलो बहुत छोटे से शुरू होते हैं। हाइड्रोजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन नेचर में जो है, फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड, फिफ्थ H2O, सिक्स्थ, अब हम HCl पे आ गए, सेवन्थ HF, यहाँ पे फ्लोरीन तो दे दिया हूँ, आयोडीन भी आएगा 127, ब्रोमीन भी आएगा 80, HBr, HI, H2SO4, पास पास लिख रहे हैं ताकि जगह ज्यादा है। NaOH, HNO3, KOH, MgOH taken twice, AlOH taken thrice, FeCl3, Fe2O3, अब मैं हाइड्रेटेड ले रहा हूँ CuSO4.5H2O, हाइड्रेटेड सॉल्ट लिया, K4 FeCN6, MgCl2.KCl.6H2O, Al2O3.2H2O, AlPO4 aluminum phosphate 20, K2SO4.Al2SO4 taken thrice .24H2O। बेटा अपन एक्सरसाइज करने के लिए ये दिए हैं और इसके में से सपोर्ट मिलेगी। मैंने कोशिश किया वही आपको दूं जिसके एटॉमिक मासेस मैंने आपको दिए।
ये पूरा कर अपन पीछे के एक पेज पर लिख कर रखेंगे। आगे हमें कई जगह न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो हर जगह हम ये टोटल करते बैठेंगे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें से मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहला मैं आपको HCl का कर रहा हूँ, सेलेक्टेड क्वेश्चंस का मैं करूँगा, बाकी आप HCl है। तो मुझे मालूम है हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 0.5, 6 और 3, यानी HCl का 36.5। क्लियर। सेकेंड में ये कर रहा हूँ Fe2O3 का। Fe का 56 है और Fe 2 है। ऑक्सीजन का 16 है और ऑक्सीजन 3 है। उम्मीद है अब आ जाएगा, हाँ या ना। चलो कॉपी करो जल्दी से, पूरे लिखिए। फिर मैं आपको हाइड्रेटेड का भी बताऊं। इसको आप पॉज करके रोक कर लिख सकते हो। चलिए मैं अब CuSO4.5H2O का बता रहा हूँ। CuSO4.5H2O। तो पहले मैं लिख रहा हूँ कॉपर 63.5, सल्फर 32.0, ऑक्सीजन 16 × 4 48, ये 1 तो ये हो गया 63.5, 32 एंड 48 हो गया। प्लस इसमें आप ऐड करोगे 1 वाटर का आप पहले कर चुके हो, वहाँ पर H2O आएगा। कैसे? अब H2O का निकाल रहे हैं अपन। H2O में 1 × 2 + 8 16 = 18, तो 1 वाटर का 18 है, तो 5 × 18 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके साथ ये टोटल जोड़कर आप लिखोगे CuSO4 का। यहाँ तक क्लियर है? चलिए मैं इसको पूरा वर्कआउट कर रहा हूँ। ये 0.5, यहाँ पे देखो 0.5, 8, 9, 10, 13 का 3 कैरी 1, 6, 4, 10, 13, 14, 143, 6 क्लियर, 8, 9, 10, 11, 12, 13 का 3 कैरी 1, 6, 10, 13, 1, 14, 143, 5 8 ज़ा 40, 0 4, 5 1 ज़ा 5 4, 90। तो मेरा CuSO4.5H2O, ये डॉट का मतलब यहाँ प्लस होता है, ये डॉट का मतलब प्लस होता है, तो मैं लिखूंगा 143.5 + 90, तो ये हो गया 0.5, 3, 9, 10, 13, 1, 233, यानी पूरे CuSO4.5H2O का मॉलिक्यूलर मास ये है। क्लियर। मैं वो लास्ट वाला कर रहा हूँ, पोटैश एलम, फिटकरी का फार्मूला है। वो किसका फार्मूला है? फिटकरी, जो पानी की सफाई में यूज होता है, फिटकरी एलम कहते हैं उसको। पोटेशियम का 30 K2SO4 आप ऐड करेंगे, मैं सिर्फ आपको टेक्निक बता रहा हूँ। Al2SO4 टेकन थ्राइस .24H2O, तो आप 18 × 24, ये एक पार्ट हो गया प्लस में, SO4 यानी 32 सल्फर का 16 4 ज़ा 48 × 3 प्लस 27 × 2 प्लस सल्फेट का वही 32 एंड प्लस 48 प्लस 39 × 2, ये पूरा करोगे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कॉपी करो बेटा जल्दी से पूरा। क्लियर। आपका होमवर्क है कल पूरे 20 तलक का आप सबका मॉलिक्यूलर मास सॉल्व करोगे। यह अभी बहुत टाइम है क्योंकि क्लास को 1 घंटे बोला था मैंने, तो आप अभी सॉल्व करके मुझे अभी आप भेजेंगे। सॉल्व करना शुरू करो, पूरे ऐड करना शुरू करो। पहले तो पूरा कॉपी करो, नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। नोट्स के अभी आप वीडियो बना के, जैसे मैथ्स के जितेश सर को भेजते हैं उसी टाइप के आप जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसकी वीडियो बनाकर आप सेंड करेंगे मेरे नंबर पर, वही जो नंबर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा गया है उसी नंबर पर।
जिस नंबर पर मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ उसी नंबर पर आपको मुझे भेजना ही है। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? कर लिए? चलो आई एम वेटिंग, मुझे आंसर्स भेजो, जल्दी जल्दी से आंसर्स भेजो सब।